नमस्कार। कला और संस्कृति को देखने की अलग अलग दृष्टि है और व्यक्ति जिस तरह से अपने जीवन में कला संस्कृति को देखता है उस तरह से उसका व्यक्तित्व बनता है। और इसके कई आयाम हैं। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति कलाकार हो। सोचने वाला, समझने वाला और क्षेत्र में, मैदान में जाकर, फील्ड में जाकर काम करने वाला व्यक्ति भी अपनी दृष्टि से अलग तरह का कलाकार होता है। एक ऐसे ही कलाकार के साथ आज हम साक्षात्कार कर रहे हैं जो अलग दृष्टि से रचना करते हैं, अलग दृष्टि से अपना क्रिएशन करते हैं। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और विद्यार्थी जीवन में जहां व्यक्ति को जब भी अवसर मिले तब वो अपनी रचनात्मकता को, अपनी क्रिएटिविटी को कैसे उभारते हैं, इसका साक्षात प्रमाण है डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, जो आज हमारे बीच हैं। हम कह सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में ही इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कॉम्बिनेशन, ही इज अ थिंकिंग पॉलिटिशियन। एक ऐसे राजनेता जो सोचते हैं, विचारते हैं और अपनी दृष्टिकोण से उसका दर्शन रचते हैं। आज हमारे देश का सौभाग्य है कि ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व सार्वजनिक जीवन में हैं। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी का आज हम स्वागत करते हैं और आज हम उनसे बात करेंगे कला, संस्कृति और भारत के कला संबंधी दृष्टिकोण के बारे में। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका जब हम जीवन देख रहे थे, जीवन को पढ़ रहे थे, तो समझ में आया कि आपने प्रारंभिक जीवन में विद्यार्थी परिषद से काम प्रारंभ किया, विद्यार्थियों के बीच से प्रारंभ किया काम। और मैं जानता हूं कि जब इस तरह के क्षेत्र में व्यक्ति काम करता है तो बहुत सारी प्राथमिकताएं होती हैं, क्योंकि विद्यार्थियों की समस्याएं, और जिस काल में आपने काम किया उस समय तो स्टूडेंट मूवमेंट एक तरह से पूरे चरम पे था। इट वॉज द प्राइम ऑफ द स्टूडेंट मूवमेंट। आज हम देखते हैं कि उसका एक अलग स्वरूप है, थोड़ा विकृत सा, लेकिन जब आप काम कर रहे थे तब वो एक अपने बहुत महत्वपूर्ण मकाम पर था। तो उस समय बाकी सारी गतिविधियां तो थी ही, क्योंकि आप एक निश्चित तौर पर एक अलग दृष्टि से हर एक चीज को देखते थे। तो आपने विद्यार्थी जीवन में संस्कृति को कैसे देखा, या उस समय आपका क्या साक्षात्कार हुआ, इसको जरा थोड़ा सा हम जानेंगे शुरू में। ऐसे है कि छात्र जीवन में और विशेष रूप में महाविद्यालयीन जीवन में जो एक्सपोजर आपको मिलता है, जिस तरीके के अनुभवों को आप प्रस्तुत होते हैं, तो उसी से धारणाएं बनती भी जाती है। और उस समय मुझे याद है, हम विद्यार्थी परिषद का एक कार्यक्रम देश के पूर्वोत्तर भारत से जुड़ा हुआ था, जिसका मैं प्रमुखतः काम देखता था। तो हम एक बार नागालैंड गए थे। हमारे साथ एक फिल्म बनाने वाले समूह के लोग भी थे और वो लगातार वो सनसेट के पहले शूटिंग करना वगैरह जो भी एक आवश्यकता रहती थी उसके पीछे पड़े थे। और बीच बीच में नागा भाइयों से, वहाँ का एक गांव बूढ़ा भी था, उनसे कुछ चर्चा भी हो रही थी। तो उसमें वो थोड़ा सा प्रवचनबाजी भी कर रहे थे और भारत के अन्य प्रदेशों से जो लोग पूर्वोत्तर जाते हैं उनको लगता है कि हमने इनको बताना चाहिए कि आप मुख्य धारा में आ जाइए, मुख्य धारा में आ जाइए, यू मस्ट बी ए पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम वगैरह वगैरह। तो उस 2-4 बार उसके मुख से ये बात सुनने के बाद वो नागालैंड का गांव बूढ़ा उसको कहा कि भैया बैठो जरा, ये जो आप मेन स्ट्रीम की बात कर रहे हो ना, थोड़ा समझिए। हर किसी मेन स्ट्रीम का उद्गम पहाड़ों से होता है। हम पहाड़ वाले लोग हैं, वी आर द मेन स्ट्रीम, नॉट यू। बहुत बड़ी बात, ये अपने आप में बड़ी बात है। और मुझे एकदम से एक साक्षात्कार हुआ कि हम जो घिसी पीटी सोच लेकर आगे बढ़ते थे, ये तो एकदम नया ही पहलू उजागर हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि उसके पीछे, जैसे कि मेरा एक आकलन बनता जा गया कि एक अस्मिता का विषय है, परिचय का विषय है, आइडेंटिटी का विषय है। और कई बार पुराने जमाने में समाजशास्त्र के जो चिंतक है वो आइडेंटिटी के इश्यूज को बड़े अलग ढंग से देखते थे और उसको बड़ा प्राइमोर्डियल या पाशवी बताते थे कि ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है। आज ये थिंकिंग नहीं है। आज विश्व भर के समाजशास्त्री सोचते हैं कि अस्मिता, परिचय, आइडेंटिटी ये व्यक्ति को जीने का कारण देता है और ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए आपने देखा होगा कि कई जगह पुराने ज़माने में हमारे मुंबई शहर का या न्यूयॉर्क का या भारत का वर्णन करते समय मीडिया के लोग उसका वर्णन करते थे कि मेल्टिंग पॉट। आज इसको नकारा जाता है। आज कहते हैं कि मेल्टिंग पॉट नहीं, इट्स ए सलाड बाउल। क्योंकि सलाड बाउल में सलाड की जो वस्तुएं हैं वो अपनी अपनी परिचय को बरकरार रखते हुए एक व्यापक परिचय का हिस्सा बनती है।
मगर परिचय महत्वपूर्ण है। मैंने एक बार संसद में कहा कि ये कहते हैं ना कि शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट इज इन नेम, जी। मगर ऐसा नहीं है, ये कहने के लिए ठीक है। अगर मेरा नाम विनय है और कोई विजय लिख देता है तो मैं बताता हूँ कि जे नहीं है, एन है, एन। एन है। अभी व्हाट इज इन नेम, एवरीथिंग इज इन नेम। मैंने जयराम रमेश साहब को एक बार कहा कि जयराम रमेश की जगह अगर जय श्री राम रमेश कहेंगे तो आपको वैसे उसका मतलब तो वही है, मगर शायद हो सकता है पसंद नहीं आएगा। पसंद नहीं आए। तो हर किसी चीज के पीछे अपने परिचय, अस्मिता, आइडेंटिटी के इश्यूज होते हैं, जो मैं मानता हूं कि संस्कृति की संकल्पना को एक दृष्टि से विकसित करते रहते हैं। और इसलिए संस्कृति और अस्मिता, इनको आप बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते, उसमें फासले निर्माण करने की कोशिशें सफल नहीं हो सकती। और ये एक दृष्टि से विद्यार्थी परिषद में जो भी अनुभव मिले, उससे ये धारणाएं और बनती गई और शायद एक सोच भी निर्माण हुई, एक दृष्टि भी पाई। विनय जी, एक और बहुत आपका परिचय पढ़ता था तो मुझे देखने में आया कि आप नासिक से थे और नासिक से फिर आप पुणे गए। पुणे को हम सब जानते हैं, पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। हालांकि मेरा इसमें विरोध है, ऑक्सफोर्ड को क्यों नहीं पुणे ऑफ वेस्ट कहते हैं, ये मैं बार बार सोचता हूँ। मराठी में विद्येचं माहेरघर बोलते हैं। पूना इस तरह से एक सांस्कृतिक नगरी रही, साहित्यिक नगरी रही। मुझे दीबा मोकाशी जी का एक बहुत सुंदर पुस्तक है संध्या काळचे पुणे, जो कई साल पहले उन्होंने लिखा था, तो वो पूना का एक माहौल था। लेकिन इन सालों में पूना का वो माहौल शायद बदल गया है। पर जब आप वहाँ उस वक्त काम कर रहे थे तो मैं पूना इसलिए कह रहा हूँ कि परिवेश व्यक्ति की सांस्कृतिक दृष्टि बनाने में कितनी मदद करता है। तो क्या पूना ने कहीं आपको इस तरह से मदद की, ऐसा मैं जस्ट जानना चाहता हूँ, एक कुतूहलवश जानना चाहता हूँ। इतना आत्म पर बोलने लायक वो मतलब ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए तो अभी समय है, मगर संकोच है मुझे इस तरीके की बात करते हुए भी। फिर भी मैं ये कहूँगा कि पुणे की सबसे बड़ी देन वहाँ का माहौल था, ये तो निश्चित रूप में, जो सांस्कृतिक और राजनीतिक उठापटक से, और वो दिन आपातकाल के थे, तो पुणे ने ही हमें जेल का अनुभव भी दिया और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। और निश्चित रूप में पुणे की जो एक वाइब्रेंसी है, उसमें जो एक जीवंतता है, और ये कहते हैं कि पुणे के लोग खुद को सबसे अधिक प्रज्ञावान कहते हैं या मानते हैं, मगर कुछ मात्रा में ये तथ्य है भी कि पुणे में बहुत सारी धाराएं, आखिरकार लोकमान्य तिलक जी के बारे में ये कहा जाता था कि तिलक जी ने पुणे को देश का कैपिटल बनाया, एक दृष्टि से, क्योंकि देश की बहुत सारी गतिविधियां पुणे से हुआ करती थी उस जमाने में। बिल्कुल ठीक। तो उस दृष्टि से पुणे की एक महत्ता निश्चित रूप में है और पुणे का प्रभाव भी है। आज भी मुझे पुणे में रहना और पुणे के वातावरण का आनंद लेना, ये निश्चित रूप में मैं पसंद करता रहता हूँ। और पुणे से वैचारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी गतिविधियों का केंद्र होने के कारण इन सारे विषयों के संस्कार भी होते हैं, उसके बारे में एक अंतर्दृष्टि भी आपको मिलती है। और मैं मानता हूँ कि व्यक्ति के फॉर्मेटिव पीरियड में पुणे में रहने का निश्चित रूप में लाभ हुआ है। विनय जी, आपका तो संबंध शिक्षा से लगातार रहा है। विद्यार्थी जीवन में आप विद्यार्थियों के आंदोलन से जुड़े रहे तो भी शिक्षा थी, बाद में आपने पीएचडी किया, शिक्षा में गए, और फिर रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी जैसी संस्था आपने एक तरह से निर्मित की, उसको आगे बढ़ाया। वो भी पूरा एक तरह से शिक्षा और प्रशिक्षण का ही काम था। और अभी आप संसदीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं। अब उस मंत्रालय का नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। तो यहाँ भी शिक्षा सारी जुड़ी हुई है। और जो नई शिक्षा नीति आई है, हम उसमें देख रहे हैं कि शिक्षा के ऊपर काफ़ी, संस्कृति के ऊपर जोर दिया गया है। लेकिन थोड़ा पीछे जाते हैं, जब शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय एक हुआ करता था आज़ादी के समय में, और शिक्षा और संस्कृति को एक तरह से देखा भी उसी दृष्टि से देखा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जो मंत्रिमंडल में जो सबसे महत्वपूर्ण 3 या 4 मंत्री होते थे, उसमें से शिक्षा और संस्कृति मंत्री हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे ये कब कौन सी चीज़ छूट गई, ये तो आप भी बता पाएंगे। तो आप कैसे देखते हैं शिक्षा और संस्कृति के संबंध को? नहीं, बहुत ही निकटता का संबंध है, क्योंकि एक दूसरे से शिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी आकार मिलता है
और उसमें जो अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया है, जो शिक्षा का मूल है एक दृष्टि से, तो उसमें स्वाभाविक रूप में हमारे अध्यापक और अध्यापन की शैली, अध्यापन की विषय वस्तु, इन सारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और मुझे कई बार लगता है कि इन सारी विधाओं के बारे में एक समेकित और एकात्मिक विचार होना, इसकी बहुत आवश्यकता है। और अच्छी बात है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षक के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में कहा गया है, क्योंकि आज का जो माहौल है कि जिसमें और कुछ करने को अगर संभव नहीं होता तो माता पिता बोलते हैं भैया बीएड तो कर लो कम से कम। और इस पद्धति से शिक्षा में शिक्षक का प्रवेश होने का एक प्रचलन रहा है कि जिसका मन शायद अध्यापन की विधा में नहीं है, मगर फिर भी वो कर रहा है। मगर फिर भी मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति के साथ शिक्षा के संदर्भ में जब मैं सोचता हूँ तो हमारे प्राचीन वाङ्मय में, महाकाव्यों में छात्र अध्यापक संबंध, टीचर टॉट रिलेशनशिप, इसके बारे में बहुत विस्तार से कुछ कहा नहीं होगा, मगर जो भी उदाहरण दिए गए हैं वो इस बात को दर्शाते हैं। अभी भगवान कृष्ण और राम और लक्ष्मण ये अगर सांदीपनी के या वशिष्ठ के आश्रम में, ऋषि वशिष्ठ जी के आश्रम में गए थे, तो वो कोई उनका अपार्टमेंट 1 रूम किचन था, रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए नहीं गए ना। उसके पीछे वजह ये थी कि गुरु के आचरण से आप सीखे, वो किस पद्धति से व्यवहार करते हैं उससे आपको सीख मिले। तो एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात है। बिल्कुल। और उसके कारण जो एक संबंधों का सिलसिला बनता है और उसका जो प्रभाव होना चाहिए वो आज की तारीख में नहीं दिखाई देता। मगर कई बार अनुभव ये आता है कि भारतीय शिक्षक अगर सही पद्धति से सोचता है तो ही कैन मेक ए डिफरेंस, ही और शी कैन मेक ए डिफरेंस। मुझे एक उदाहरण देने का मोह हो रहा है। हमारे एक मित्र जो विवेकानंद केंद्र के विद्यालयों में पढ़ाते थे, वो बाद में किसी कारणवश उनकी पत्नी के जॉब के कारण उनको अमेरिका जाना पड़ा। तो अमेरिका के एक विद्यालय में बाद में वहाँ की जो भी औपचारिकताएं हैं उसको पूर्ण करते हुए वो अध्यापक बन गए और बड़े आनंद से पढ़ाते थे। और एक बार हम पूछे उनको कि आपका अनुभव क्या है, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। उनके क्लास में, वो वहाँ के 10वीं 11वीं के क्लास में पढ़ाते थे, तो एक छात्र सुबह 11 बजे के क्लास में भी बहुत झपकियाँ मारता था, सोता था। तो इनसे रहा नहीं गया, तो उसने एक बार 2-3 बार देखा, तो एक बार उसको ऐसा कंधे पे हाथ लगा के जगाया। ये छात्र भी जग गया, मगर ये चलता रहा। तो तीसरी चौथी बार जब जगाया, मतलब, तो छात्र ने उठकर खड़े होकर कहा कि सर, टीचिंग इज योर जॉब, वेदर टू लिसन टू योर लेक्चर और नॉट इज ए क्वेश्चन ऑफ माय लिबर्टी। अभी वहां पर जो व्यक्तिवाद है उसमें ये होना स्वाभाविक भी था। तो हमारे शिक्षक को इस तरीके का अभ्यास नहीं था कि ऐसा कोई कह देगा, मगर उसको कुछ आर्ग्यू भी नहीं करता है, बच्चा तो सही कह रहा है कि वो कोई आपकी उसमें नहीं आता। तो उसने थोड़ा सा लेट गो किया, जाने दिया, चलिए ठीक है। मगर भारतीय शिक्षक था तो उसने सोचा कि इसकी तह तक जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने उस छात्र को एक बार चाय पे अपने टीचर्स कॉमन रूम में बुलाया। वो छात्र कोई बड़ा उत्सुक नहीं था, मगर ये बहुत जिद पकड़े। तो फिर उसने कहा कि मुझे केवल इतना ही जानना है कि सुबह 11 बजे बाकी कोई छात्र सोता नहीं, आपको इतनी नींद क्यों आती है? और लगातार 15-20 दिन मैं देख रहा हूँ कि आप सो रहे हो और आपको हम जगाते हैं तो आपको वो अच्छा नहीं लगता। आपने एक करारा जवाब दे दिया मुझे, मगर मुझे उत्सुकता है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, समस्या क्या है? तो छात्र ने कहा कि देखिए भाई साहब, कि मेरे घर में मेरी माता ने नई शादी की है, तो नए पिता आए हैं, तो नए पिता को मैं रास नहीं आ रहा और वो मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं कहीं हॉस्टल में रहने के लिए जाऊं, छोटा अपार्टमेंट खरीदूं। तो वो सब करना अभी दूसरा कोई चारा नहीं, हर रोज़ झगड़े हो रहे हैं मेरे नए पिता से। तो मैंने तय किया है कि 6 महीने बाद मैं कुछ हॉस्टल में जगह ले लूं, मगर उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैं मैकडोनल्ड में रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक काम करता हूँ। तो मैं आता हूँ सोने के लिए तो 4:30 बज जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप में सुबह 11 बजे मैं झपकी मारता हूँ, मुझे नींद आने लगती है। मगर छात्र ने कहा कि चूंकि आप भारत के हैं, आप विषय की तह तक जाकर सोच रहे हैं, कोई अमेरिकी शिक्षक ऐसा नहीं सोचता। सोचता। ये बात सही है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ टीचर टॉट रिलेशनशिप।
और ये मैं मानता हूँ कि भारत की संस्कृति का अंग है। और भारत में वैसे देखा जाए, भारतीय संस्कृति का अगर ऐसी कौन सी विशेषता है कि जो अन्य संस्कृतियों की तुलना में निश्चित रूप में एक बहुत ताकतवर है, बहुत प्रभावी है, तो मुझे लगता है कि आवर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैं जब डॉक्टरेट कर रहा था, आपने उल्लेख किया इसलिए बता रहा हूँ, तो मेरे थीसिस में कई बार मैंने कलेक्टिविज्म का शब्द का प्रयोग किया था। तो मेरी जो गाइड थी उनको बड़ा अटपटा सा लगा कि ये कलेक्टिविज्म क्या होता है। मैंने इंडिविजुअलिज्म तो पढ़ा है मगर कलेक्टिविज्म तो कुछ पढ़ा नहीं। तो मैंने उनको समझाया कि हम किसी भी, तो मैंने यही उदाहरण दिया कि ये कलेक्टिविज्म है ना। सही बात। अगर हमारे पाँव में कांटा चुभता है तो हाथ ऐसा नहीं सोचता कि ये तो पाँव का विषय है, क्योंकि दर्द तो यहाँ है, दिल पर पहुंचता है, तो हाथ नीचे जाता है, पाँव ऊपर आता है, हम कांटा निकालते हैं। तो ये क्या है? ये कलेक्टिविज्म है एक दृष्टि से, ये एक इंटीग्रेटेड थिंकिंग है। और ये मैं मानता हूं कि भारतीय शिक्षा के माध्यम से ये संस्कार दिया जाना, जिसके कारण हमारी कई सारी सामाजिक और प्रादेशिक भेदों की जो बात है, इस बात को भी मैं मानता हूं कि हम निश्चित रूप में एक नई सोच में परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि स्मॉलर आइडेंटिटीज, हमारी छोटी अस्मिताएं, उनका महत्व है, मगर हमें आखिरकार एक व्यापक अस्मिता में तब्दील होना है। दुर्भाग्यवश हुआ ये कि हमारे जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स हैं, उन्होंने एकदम, देखिए पूज्य विनोबा भावे ने जय जगत की बात की, मगर स्कूल के दाखिले के पहले जय जगत नहीं आता ना। पहले तो स्कूल के दाखिले के समय आपके नाम, पिता का नाम, आपका लास्ट नेम ये आता है। बाद में आपको पहले जिले के बारे में बताया जाता है पाठ्य पुस्तक में, फिर प्रदेश के बारे में बताया जाता है, फिर विश्व के बारे में बताया जाता है। तो ये क्रम, मतलब प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है ना। ये एकदम से जय जगत का नारा नहीं होता। हम विश्व सदस्य है, मतलब एक विश्व नागरिक है, मगर डे वन से विश्व नागरिक नहीं बन सकते। वो गंतव्य स्थान, उसका भी किसी न किसी को आपको उसका एहसास कराना पड़ता है। बिल्कुल। और धीरे धीरे ही एहसास होता है, अनफोल्ड होती हैं चीज़ें, और वही बच्चा सीखता भी है। और यही दिक्कत हुई कि हमने संस्कृति या शिक्षा के साथ जो संस्कार वाला जो पक्ष था वो पूरी तरह से गायब ही होता चला गया। आपने जो उदाहरण दिया अमेरिका का, मुझे बड़ा अच्छा संदर्भ, मज़ेदार सा संदर्भ याद आता है कि हमारे यहाँ तो स्टेप ब्रदर, ये भी टर्म बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं आती। भले ही वो स्टेप ब्रदर हो तो कोई कहता नहीं कि ये मेरा, ही इज़ माई स्टेप ब्रदर और शी इज़ माई स्टेप सिस्टर। और आप यूरोप और अमेरिका में जाएं तो वहाँ एक हाफ ब्रदर टर्म प्रचलित है। तो मैं शुरू में गया तो मैंने कहा ये हाफ ब्रदर क्या हुआ या हाफ सिस्टर क्या हुआ? तो बोले नहीं, उसकी पिता अलग है और माता हम दोनों की एक है, इसलिए हम लोग हाफ ब्रदर या हाफ सिस्टर हो गए। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है रिश्तों की और संस्कारों की, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों को नाम से नहीं बुलाना, उनके प्रति सम्मान देना, और ये सब संस्कृति का भी अंग था, शिक्षा का, संस्कार का भी अंग था, जो कहीं ना कहीं गायब होता चला गया। मुझे थोड़ा सा याद आता है, जब मैं एक टेक्स्ट बुक अप्रूव करने वाली कमेटी का अध्यक्ष होता था तो बड़ा स्ट्रेस था कि साहब चूंकि यूरोप में सेक्स एजुकेशन बहुत पहले से दिया जाता है तो हमको भी यूरोप की किताबों के आधार पर देना चाहिए। तो हमने कई बार इसका विरोध किया कि हमारे यहाँ वो संस्कार की परंपरा ही बिल्कुल अलग है, घर में वो एक नेचुरल दृष्टिकोण से हो जाता है। लेकिन ये जब स्कूल से जब कॉलेज में आते हैं विनय जी, तो कई बार लगता है कि ये जो संस्कृति का जो पूरा का पूरा दर्शन है, एक तरह से या स्कूल के भी समय में एक्स्ट्रा करिकुलर मान के इसको कहीं तो भी एक उतनी प्रोमिनेंस नहीं देना, साइड में रख देना। या कई स्कूलों में तो मुझे बड़ा दुख होता है जान के कि वो जो आर्ट एंड कल्चर के टीचर रहते हैं उनको जनवरी से जून की तनख्वाह भी नहीं देते, क्योंकि एनुअल फंक्शन हो जाता है, अब आपकी जरूरत जुलाई में पड़ेगी। तो इतना ये एक दृष्टिकोण है। तो आप क्या सोचते हैं, कैसे उसमें बदलाव आ सकता है? ये बहुत संकीर्णता की सोच है। और जितना भी मैंने नई शिक्षा नीति के बारे में पढ़ा है उसमें काफ़ी इसको महत्व भी दिया गया है। हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में, हमारी परंपराओं के बारे में, और उसको वैसे भी मतलब जैसे भी चर्चा में आता है कि हमारी ये कोई ठहराव वाली संस्कृति नहीं है ना, ये तो नित्य नूतन चिर पुरातन वाली है। तो ये एक प्रवाह है, ये अक्षुण्ण रहेगा, ये नई चीज़ों को भी समाहित करेगा मगर पुरानी चीज़ों को भी एकदम नहीं त्याग देगा, क्योंकि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये धारा प्रवाह अक्षुण्ण है। तो उस दृष्टि से नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ कहा गया है। और मैं मानता हूँ कि जैसे आपने कहा कि ये जो विडंबना है
मुझे याद है जब मुरारजी देसाई हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उस समय जनता पार्टी थी। जी। तो जनता पार्टी के अंदर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया कि ये दोहरी सदस्यता हाँ, वगैरह हाँ। आपको याद होगा। जी, जी। तो उस समय किसी ने पूछा कि मुरारजी भाई, ये संघ वाले तो कहते हैं कि उनका एक सांस्कृतिक संगठन है। तो बड़ी हैरानी की बात थी कि मुरारजी ने कहा, काहे का सांस्कृतिक संगठन? वो कोई नाच गाने करते हैं क्या? अच्छा। मतलब संस्कृति यानी नाच गाना? ये कितनी विडंबना है। मतलब नाच गाना ये संस्कृति की अभिव्यक्ति है, हाँ। मगर संस्कृति तो उससे कई हाँ, गुना उससे अधिक है, कई विशाल गुना है, जी, व्यापक है, जी, जी। सर्वव्यापी है, एक दृष्टि से सर्वग्राही है एक दृष्टि से, मगर ये धारणा बनती गई। और इसलिए हमारे यहाँ, जैसे कि आपने कहा कि को करिकुलर एक्टिविटीज, मैं मानता हूं कि नई शिक्षा नीति उस पद्धति से नहीं देखती, और इन सारी विधाओं को, चाहे संगीत है, नृत्य है, नाट्य है, अभिनय है, चित्रकला है। जी। ड्राइंग टीचर हमारे स्कूलों में सबसे कम प्रतिष्ठित टीचर माना हाँ, जाता है जी हाँ, जी हाँ। कि जब कोई टीचर आता नहीं, ऑफ लेक्चर है, तो भैया ड्राइंग टीचर को ड्राइंग भेजो। टीचर को भेज। ये कोई तरीका है? तो मैं मानता हूं कि ये सारी जो विडंबनाएं, और मैं कई बार उसके लिए शब्द का प्रयोग करता हूं कि ये चूंकि मैकॉले के काल से आया है, मैं मानता हूं कि नई शिक्षा नीति भारत के शिक्षा विषयक सोच के डीमैकॉलाइजेशन का एक नया अध्याय प्रारंभ कर। बहुत बड़ी बात। ये मैकॉले को अब पूरी तरीके से यहाँ से जाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात विनय जी आपने कही है, और चूंकि ये संदर्भ आपने दिया, इसलिए इसी मकाम पर इस बात को भी हम स्पष्ट करें कि जब हम नई शिक्षा नीति कहते हैं और भारत केंद्रित, इंडिया सेंट्रिक कहते हैं, तो कई लोग हैं जो इसको भगवाकरण कहने लगते हैं। तो इस बात को भी कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया जाए कि भारत केंद्रित होना और भगवा केंद्रित होना में कोई फर्क है, या कोई अलग बात है, या एक ही बात है, या उनकी सोच को कहीं ना कहीं थोड़ा सा साफ करने की जरूरत है। नहीं, देखिए, भगवे रंग को केवल राजनीतिक चश्मे से देखना गलत है। भगवा रंग इस देश की परिचय का, मतलब भगवे रंग का झंडा होना चाहिए। ये तो फ्लैग कमेटी में भी निर्णय हुआ था, वो बाद में स्वीकारा नहीं गया, मगर ये तो था, और फ्लैग में वैसे है बिल्कुल है ही। एक रंग तो है। उससे इतना परहेज मानने वाले लोग जो है, मैं मानता हूं कि एक विकृत सोच है ये। इसलिए भगवा तो एक अभिन्न अंग है, केसरिया जो है, और इसलिए उसके बारे में कुछ ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह है कि विभिन्न धाराओं में हमारे एक पर्यावरणविद है मित्र दिलीप कुलकर्णी, जिन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं। उन्होंने एक व्याख्यान दिया था हमारे यहाँ, डॉक्टर सलीम अली जो मुंबई के बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, पक्षी शास्त्र के तज्ञ थे, उनकी स्मृति में। तो उस व्याख्यान का शीर्षक था ग्रीन लिविंग, सैफरन थिंकिंग। तो सैफरन से इतना परहेज को, सैफरन की जो धारा है जीवन के, मनुष्य जीवन के सभी दालनों में उसका प्रभाव है, क्योंकि ये जो धारा है, जो जिसका प्रकृति के संबंधों के चर्चा हमने की, तो उसको भी वो समाहित करती है। तो सैफरन थिंकिंग होना यही ग्रीन लिविंग का रास्ता बन जाता है। ये उन्होंने बड़े सटीक तरीके से कहा था। तो ये परहेज मानने वाले लोगों की अभी कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रही, और वो अपनी गलतियां जरूर दोहराते रहे। उसका देश के राजनीतिक सामाजिक जीवन पर अब कुछ परिणाम नहीं होने वाला। देयर डेज आर नंबर्ड। इन दिनों जो परिस्थिति है उसमें बार बार ये भी बात लोगों के मन में आती है कि संस्कृति या कला ये कोई बहुत एक प्रॉफिटेबल प्रपोजिशन नहीं। अब ये प्रॉफिटेबल प्रपोजिशन इसलिए आ गया कि शायद हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा घर कर गई है। आर्थिक लाभ, आर्थिक हानि, प्रोफेशनलिज्म, मार्केट हो रही है कि नहीं हो रही है, और इसलिए सारी चीज़ को एक तरह से मार्केट के दृष्टिकोण से कि क्या ये चीज़ मार्केटेबल है, क्या ये चीज़ प्रॉफिटेबल है, क्या इस चीज़ से कोई फ़ायदा हो रहा है, इसको देखने की बात आ गई है। और जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो बहुत सारी अपेक्षाएं जो हैं वो घूम फिर कर फिर सरकार के ऊपर आ जाती हैं, और कि सरकार से अपेक्षा, सरकार ने ये करना चाहिए, सरकार ने वो करना चाहिए, सरकार ने इस बारे में सहायता देनी चाहिए, सरकार ने वो ग्रांट देनी चाहिए। और वो जो अपेक्षाओं का अंबार है वो धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि फिर ऐसा लगने लगता है कि उसमें जो जो कला की, संस्कृति की जो मौलिकता है, जो रचनात्मकता है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है। विनय जी, आपने तो चूंकि आपका शोध का विषय डेमोक्रेसी भी रहा है, आपने शोध पूरा डेमोक्रेसी पे किया है, और पूरी की पूरी जो आपकी बात की जो चिंतन धारा है वो गवर्नेंस रही। तो ये डेमोक्रेसी हुआ, गवर्नेंस हुआ, और आप प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन है, मतलब आपने जो पढ़ा है या जो पढ़ाया है उसको प्रैक्टिस करने का भी काम किया है।
तो आपसे ये पूछना मतलब जानना बहुत ज़रूरी है और हम लोगों के लिए एक बड़ी रोचक जानकारी होगी कि हाउ डू यू परसीव कि कितना सरकार की संस्कृति के क्षेत्र में कितनी दखल होनी चाहिए या कितनी मदद होनी चाहिए या कितना हस्तक्षेप होना चाहिए। तीनों शब्द हैं, आपको जैसा लगे। नहीं, मुझे लगता है कि कला के क्षेत्र में केवल अभिव्यक्ति नहीं होती ना, उसके पीछे एक विचार भी होता जी। है। तो कला का क्षेत्र यानी एक वैचारिक क्षेत्र है। तो वैचारिक क्षेत्र की स्वायत्तता तो रहनी चाहिए, मगर स्वायत्तता रहते हुए भी उसको सरकार का मतलब राजाश्रय जिसको कहेंगे हम, वो जरूर मिलना चाहिए। और यही हमारे देश की धारणा बहुत पहले से रही है और इसलिए कला को राजाश्रय मिलना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कला केवल सरकार पोषित बनती रहे, मगर पूर्ण रूपेण सरकार के ऊपर अवलंबित होना ये उस क्षेत्र के लिए भी हानिकारक होगा। इसलिए आज शिक्षा के क्षेत्र में जो एक प्रयोग किया जाता है कि सेल्फ सपोर्टिंग, तो मैं मानता हूं कि कला के क्षेत्र को भी सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए बहुत हद तक। मगर इसका मतलब ये नहीं कि सरकार अपने दायित्व से खुद को अलग कर पाएगा। सरकार का दायित्व बनता है कलाकार कला के, और जैसे हमारे यहाँ पर कई विधाएं ऐसी है जो अभी नामशेष होने के कगार पर है। मैं एक बार बंगाल गया था तो वहाँ के विशेष रूप में हमारे जो आर्टिजान्स है, कारीगर हैं, उनकी परंपरा भारत में तो बहुत ही मतलब विलक्षण परंपरा है, इतनी परंपरा समृद्ध परंपरा है। तो ये जो कोंच होता है शंख, तो शंख से बैंगल्स बनाने का एक काम करते हैं, उसको एक विशिष्ट नाम है बंगाली भाषा में, शाखा पोला बोलो, ऐसा कुछ शाखा है पोला, शायद। हाँ, जी। मगर वो विधा अभी भारत में बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि वो बैंगल्स, वो कंगन थोड़े महंगे भी होते होंगे, ढाका में है, यहाँ पर कम होती जा रही है। अभी उसको सुरक्षित रखना है, सरकार का दायित्व है। उस समय ये नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने कम से कम ये क्षीण होती हुई जो कारीगरी की धाराएं हैं, और मैं केवल कारीगरी की धाराओं के बारे में नहीं कहूँगा, अगर मान लीजिए संगीत के घरानों में कोई एक विशिष्ट घराना और उसके साथ अपने कला का विकास करने वालों की संख्या अगर कम हो रही है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि उसको, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर ए पार्ट ऑफ अवर कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये केवल उस कलाकार का नहीं है कि वो कलाकार आखिर हमारे देश का है, तो ये देश की बौद्धिक संपदा का हिस्सा है, देश की प्रतिभा संपदा का हिस्सा है। तो उसके लिए जो भी आवश्यक कदम है सरकार को निश्चित रूप में उठाने पड़ेंगे, उनको प्रश्रय देना पड़ेगा, उनके विकास की चिंता करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि एक संतुलित दृष्टि इस विषय में होनी चाहिए। विनय जी, देखिए, संस्कृति मंत्रालय के अधीन ही मेरे ख्याल से 46 संस्थाएं काम करती हैं, 46 एकेडमीज काम करती हैं। अगर हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, उसके अंतर्गत भी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो काम करती हैं कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंदर भी जैसे फिल्म्स डिवीज़न है, वो भी एक तरह से कला और संस्कृति की ही बात करते हैं। तो ये जो सारी संस्थाएं हैं, दुर्भाग्य क्या हो रहा है कि इनका भी कहीं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, इनके बीच में भी कहीं कोई समन्वय नहीं होता। तो एक तरफ तो इतनी सारी इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, पर वो क्या काम कर रही हैं उसका भी आपस में तालमेल नहीं होता, तो कई बार डुप्लीकेसी भी हो जाती है। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या एक ऐसा समग्र कोई चिंतन होना चाहिए जिसमें ये सारी इंस्टीट्यूशंस, चाहे इवन विदेश मंत्रालय भी है, आप जिसके अध्यक्ष हैं, ICCR, तो ये भी सारी चीज़ों को कहीं कोई एक समग्रता में देखने की भी आवश्यकता आपको लगती है? नहीं, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इसकी। मैं जब नया ये काम करने के लिए मुझे दायित्व दिया गया भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR का, तब ये ध्यान में आया कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि ओवरलैप है, डुप्लीकेशन भी है और कुछ जगह रिक्त है जी। जैसे भारत के बारे में विदेश में भारत की छवि, भारत के प्रति धारणा, भारत के प्रति आकलन जो है वो वास्तविक है। हाँ। वो वास्तविक होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ये दायित्व किसका है? आज की परिभाषा में उसको हम परसेप्शन मैनेजमेंट कहेंगे। ये केवल क्या सूचना प्रसारण मंत्रालय पर छोड़ सकेंगे आप? नहीं, क्योंकि उनके दायरे में नहीं आते, ऐसे कई विषय आते हैं। कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी में एक बार एक सेमिनार हुआ, आज से 20 साल पहले की बात मैं अब कह रहा हूँ, और आप हैरान होंगे उस सेमिनार का विषय क्या था? ब्राइड बर्निंग एंड सन प्रेफरेंस ट्रेडिशंस इन इंडिया।
और ये सिर्फ 20 साल पुरानी ये बात सब 20 साल पुरानी है। ये क्यों भारत में ब्राइड बर्निंग की ट्रेडिशन है? किस पद्धति की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप, और क्या सोच है आपकी? अभी इसको ठीक करना है, ये काम किसका है? विदेश मंत्रालय का नहीं है, शिक्षा मंत्रालय को पता भी नहीं होगा। तो ये आप एकदम सटीक कह रहे हैं कि देश में इतनी सारी संस्थाएं हैं, मगर समन्वय के अभाव में कई बार ये हो रहा है कि बाएं हाथ को पता नहीं कि दायां क्या कर रहा है। एग्जैक्ट। और इसको मिटाने के लिए हम तो बहुत छोटे संगठन हैं, मगर हमने एक प्रयास किया था, क्योंकि हम अगर बुलाते हैं तो लोग आएंगे नहीं, हमें वो मैंडेट ही नहीं है। तो हमने नीति आयोग के लोगों से परामर्श किया, फिर नीति आयोग ने हमारे विषय को सूत्र बनाते हुए, जिसको हमने कहा था सेंट्रलिटी ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप फॉर द वाइब्रेंसी ऑफ इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और उसके लिए सारे मंत्रालयों को फिर बुलाया गया। तो आ गए, भले जॉइंट सेक्रेटरीज आए होंगे, मगर आ गए। तो उसमें शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, टूरिज्म मंत्रालय, कल्चर मंत्रालय, सबके प्रतिनिधि आए और कुछ सोच बनाने की हमने कोशिश की, एक एजेंडा भी बना। मगर जैसे आप कह रहे हैं कि ये सभी की सामूहिक दायित्व की भूमिका होनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही निर्देश है और यही आग्रह रहता है। अभी विगत जनवरी में हमने आईसीसीआर के माध्यम से एक डेस्टिनेशन इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था पुणे में, क्योंकि हमारा देश आज विदेशी छात्रों को आकर्षित करने की जो बात है उसमें बहुत पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल। हमारे देश में अंग्रेजी का इतना बोलबाला है, इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करने वालों की अच्छी संख्या है, हमारे लोग अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। बावजूद इसके हमारे देश में विदेशी छात्र जो पढ़ने के लिए आते हैं उनकी संख्या औसतन 1 से 1.5 लाख है, और इसमें मैं औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का समावेश कर रहा हूँ। अगर हम चीन के साथ देखें तो चीन में ये संख्या 5 लाख तक बढ़ गई, और पूरे देशों की तालिका में वी आर द 26th डेस्टिनेशन कंट्री एंड द 3rd सोर्स कंट्री। इतने लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। अभी ये 26 का आंकड़ा थोड़ा आगे ले जाना है तो सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल। उसमें गृह मंत्रालय भी है, क्योंकि जो वीज़ा वगैरह देने का काम है वो उनका है, विदेश मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय है। तो ऐसी सारी विधाओं को समेकित दृष्टि से देखना और एक एकात्मिक सोच बनाना ये बहुत आवश्यक है, और शिक्षा के क्षेत्र में तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऐसा नहीं करेंगे तो आप जो कह रहे हैं उस पद्धति से हम एक कंपार्टमेंटलाइज्ड सोच को ही आगे बढ़ाएंगे, और उससे जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम नहीं आएगा। एक और बात जो मेरे जहन में आती है, उसके भी ऊपर भी मैं आपसे मार्गदर्शन चाहूँगा, आपकी विचार। जैसे हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से कहा कि आप सोशल वर्क में कहीं ना कहीं मदद कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ग्रामीण आवास योजना में टॉयलेट्स बनाने में बहुत सारी जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो आई और उन्होंने सारा काम भी किया, एंड बहुत बड़ा काम, मतलब एक रिसोर्स भी काफ़ी जनरेट हुआ। पर बार बार मुझे लगता है कि जैसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, वैसे क्या हम कॉर्पोरेट कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर सकते? क्या हम इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से नहीं कह सकते कि भाई आप ये जो हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, कल्चरल हेरिटेज है, जैसे आपने अभी पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया, वहीं बंगाल में जो एक कांथा की जो कला है, स्टिच है, मुझे जानकारी मिली कि ऐसे 60 तरह के स्टिच बनाने के 60 तरीके हैं। मतलब कलाकृति तो जाने ही दीजिए, सिर्फ स्टिच के 60 तरीके। इतनी विविधता तो शायद पूरे विश्व में कहीं नहीं होगी जितनी हमारे यहाँ है। अब अगर उस कांथा के वीवर को अगर कहीं कोई संरक्षण नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, वो जाके बिल्डिंग की मजदूरी करने का काम करेगा जहां उसे दिहाड़ी मिले। तो क्या कभी ये विचार आता है कि हम कॉर्पोरेट कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर बढ़ें? इसके बारे में थोड़ा सा नहीं, आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि राज्यसभा के सदस्य के नाते हमें कुछ निजी विधेयक, प्राइवेट मेंबर्स बिल प्रस्तुत करने की अनुमति होती है। तो मैंने एक बिल प्रस्तुत किया है जो सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है, चर्चा होने के लिए तो समय आएगा। उसका उद्देश्य ही यही है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को गवर्न करने वाला जो कानून है उसमें परिवर्तन करते हुए, क्योंकि 2% उनको देना पड़ता है। मेरा कहना है कि 2% में से उसका 1/4 हिस्सा, मतलब कुल मिलाकर वो 0.5% होगा। वो हमारे किले, हमारे प्राचीन अवशेष
हमारी जो संपदा है इस पद्धति की बहुत सारी है, ऐतिहासिक और प्राचीन शिल्प जो हमारे यहाँ है, इन सब की अनुरक्षा के लिए इसका विनियोग करना बाध्य होना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है। हम बात ये करना चाह रहे थे कि जो आप अभी जिस दायित्व में हैं, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष के रूप में, आईसीसीआर के रूप में, आईसीसीआर के अध्यक्ष के रूप में, तो वो भी एक आपकी बहुत अलग तरह की जिम्मेदारी है। और जिसका जिक्र आपने थोड़ी देर पहले किया कि वैश्विक दृष्टि, बार बार ये लगता है कि भारत का पूरे विश्व के सामने क्या नैरेटिव होना चाहिए, हमारी डेफिनेशन, हमारी आइडेंटिटी क्या हो। जैसे मैं सोचता हूँ कि हम कोई बहुत बड़ी मिलिट्री पावर या बहुत बड़ी साइंटिफिक पावर या बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर ये कहलाने की बजाय हम एक बहुत बड़ी कल्चरल पावर कहते हैं, कल्चरल एंटिटी कहते हैं, तो शायद विश्व में बहुत महत्वपूर्ण संदेश जाता है। तो अब चूंकि आईसीसीआर का काम ये भी है विदेशों के साथ, अलग अलग देशों के साथ संबंध भी बनाना, वहाँ पे भारत की संस्कृति भी पहुँचाना, तो आप भारत के इस नैरेटिव को कैसे देखते हैं? मतलब नहीं, बिल्कुल महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगता है कि भारत शायद दुनिया का एक ऐसा देश है कि जिसके प्रति दुनिया के हर किसी कोने में बहुत बड़ा कौतूहल है और भारत के प्रति एक स्वागतशीलता भी है, भारत के प्रति एक सदिच्छा भी है। मगर इस सदिच्छा को आकलन में परिवर्तित करना ये हमारा दायित्व है, तब जा करके वो सौम्य संपदा होगी, वो सॉफ्ट पावर होगी। आज भारत के प्रति लोगों को पता नहीं, और जैसे बोलते हैं ना कि दे डोंट नो दैट दे डोंट नो, ये भी स्थिति है। ये भी स्थिति जी हाँ। कई लोग, मतलब हमें ऐसा लगता है कि भारत तो अभी बहुत मशहूर हो गया, तो ऐसा नहीं है। कई जगह लोगों को पता भी नहीं है कि भारत की जानकारी हमें नहीं है। तो उस दृष्टि से उसको विकसित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम आईसीसीआर के अंदर भी कर रहे हैं। जैसे एक यूटिक्स नाम का एक प्लेटफॉर्म हम विकसित कर रहे हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, जिसमें 4 घंटे से लेकर 40 घंटे तक के अवधि के छोटे छोटे कोर्सेस हम देंगे। जो आपने कहा कि भारत की जो कथा शैली है या मधुबनी चित्र शैली है या वारली पेंटिंग है या पट्टचित्र है या नृत्य में हमारा भरतनाट्यम है, कथकली है, ओडिसी है, इन सारी लंबी सूची बनाई है हमने। इसके बारे में छोटे छोटे कोर्सेस देने की हमारी कल्पना है। और एक और महत्वपूर्ण काम हम करने जा रहे हैं कि भारत के प्रति आकलन बढ़े, इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया प्रोग्राम हम कर रहे हैं। वो भी एक फुल लेंथ एकेडमिक कोर्स होगा, लगभग 30 दिन में कोई भी इसको कर पाएगा इस पद्धति का। और भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों का एक सम्यक आकलन उस व्यक्ति को हो, इसकी हम कोशिश करने वाले हैं। ये जब होगा तब मैं मानता हूँ कि भारत सौम्य संपदा के बारे में एक दृष्टि से विश्व की महासत्ता है, सुपर पावर है, इस बात को हम स्थापित कर पाएंगे। भारत सांप और सपेरों का देश, द ट्रेडिशन ऑफ ब्राइट बर्निंग इन इंडिया, दे डोंट नो दैट दे डोंट नो अबाउट इंडिया, ये बहुत सारी बातें हैं जो विदेश में भारत का एक परसेप्शन बनाती हैं। अभी भी स्थितियां बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो अज्ञानता में ही, इग्नोरेंस में ही सुखी हैं, भारत के बारे में जानना नहीं चाहते, भारत के बारे में समझना नहीं चाहते। और विनय जी ने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि वो एक यूटिक्स, ऐसा एक कोर्स, ऐसा एक पाठ्यक्रम आईसीसीआर के माध्यम से चलाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आईसीसीआर इस तरह के कोर एकेडमिक एक्टिविटी में आ रही है। और ऐसा कभी मेरे ख्याल से प्रयोग हुआ नहीं कि वही जो बात आपने थोड़ी देर पहले कही थी कि नाच गाना हो जाए, एक परफॉर्मेंस हो जाए, एक एग्जीबिशन हो जाए, और मेरे ख्याल से आईसीसीआर की गतिविधियां उसी तक सीमित हो जाती थीं। ये ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि कोई एक लॉन्ग टर्म या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, जो भी आप उसका ड्यूरेशन कहें, इतने समय तक आईसीसीआर किसी व्यक्ति को किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, पर्टिकुलर आर्ट के बारे में बताना चाहता है। तो क्या इसके पीछे क्या सोच रहा कि कैसे ये चीज़ें आपके दिमाग में आई, कि कैसे इनको कॉन्क्रिटाइज किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, यही मतलब सोच तो यही थी। एक तो ये जो कोविड के कारण जो स्थितियाँ आई कि लोगों को घरों में ही रहकर काम करना पड़ा, बाध्यता आ गई, तो कई लोगों ने ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कोर्सेस हैं। और ये कोर्सेस बहुत गहन ज्ञान देने के लिए नहीं है, मगर ज्ञान शाखा का परिचय कराने के कोर्सेस हैं।
तो बाद में जिसको और रुचि है वो उसका डिग्री कोर्स भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर पहले वो विषय वस्तु क्या है इसका उसको एक आकलन बने। तो उस दृष्टि से हमने सोचा कि हमारे यहाँ की इतनी विधाएं हैं, आप केवल हमारे व्यंजनों की भी चर्चा करें तो हमारे पंजाबी व्यंजन हैं, बंगाली अलग है, मराठी अलग है, डेजर्ट्स की बात करें उसमें भी विविधता है। और जैसे हमारे त्योहार बनाने की या हमारा टेक्सटाइल की बात करें तो पैठणी अलग है, कांजीवरम अलग है, बनारस की साड़ियाँ अलग पद्धति की है, बंगाली साड़ियाँ अलग पद्धति की है। तो इन सारे, फिर हमारे नृत्य भी है, लोक कलाएँ भी है, हस्तकलाएँ भी है। तो इन सबका एक समेकित आकलन जिसको करना है उसके लिए छोटे छोटे अगर कोर्सेस हम दे सकते हैं कि जिसमें विषय प्रवेश होगा, परिचय होगा, फिर उसको गहन चाहिए तो और कुछ कर पाएगा। इसके लिए हमने ये कोर्सेस बनाने का निर्णय किया है और काम भी प्रारंभ हुआ है, धीरे धीरे हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और इसमें एक निश्चित रूप में है कि इसको हो सके तो कोई बहुत मतलब एकदम से उसको इतना क्वालिफिकेशन चाहिए, इतना ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं बहुत करके रिजिड नहीं रिजिड करेंगे, हाँ। रिजिडिटी नहीं करेंगे। बहुत सामान्य सा रखेंगे और आसान सा रखेंगे, और जिसमें जैसे होता है कि इन्फोटेनमेंट, तो ये इन्फॉर्मेशन भी होगी, एंटरटेनमेंट भी होगी, एजुकेशन भी होगा, इस तरीके का कुछ न कुछ उसमें से समाहित किया जाए, ये हमारे धारणा है। अभी जो आपने कहा ना कि दुर्भाग्यवश अब तक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की गतिविधियों में संगीत, कला, थोड़ा कहीं नाट्य, ये विषय आते रहे, फाइन आर्ट्स भी आता रहा, मगर कारीगरी भी तो हमारी संस्कृति है। तो पहली बार मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि ये बापूजी के 150वें जन्म जयंती का वर्ष है। तो मूल तो सोच हमारी 2 अक्टूबर को कुछ करने की थी, मगर शायद अभी थोड़ा सा वो कोरोना के कारण थोड़ा प्रलंबित होगा ये। मगर हम वाराणसी में एक एशियन असेंबली ऑफ आर्टिजन्स कर रहे हैं। क्या बात। क्योंकि पूरे एशिया में ये 2 धाराएं लगभग सारे देशों में हैं। एक हमारे बुनकरों का काम, टेक्सटाइल का काम, और दूसरा हमारे कुंभ कला का काम, पॉटरी का काम। तो अगर हमारे इंडोनेशिया के, मलेशिया के, अन्य देशों के, मिडल ईस्ट के ये सारे मास्टर पॉटर्स या मास्टर वीवर्स या डिज़ाइनर्स ये इकट्ठा आते हैं तो डिज़ाइन एक्सचेंज होगा, कुछ टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगा, कुछ नई मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशा जाएगा। तो ये आकलन बनाने की दृष्टि से हमने यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर काम करते हैं, और आईसीसीआर दोनों ने मिलकर इस आयोजन को करना तय किया है। मैं मानता हूं कि समय अनुकूल होता जाएगा आने वाले दिनों में, और हम इसको जिस पद्धति से सोचे है जरूर कर पाएंगे। मगर ये भी मैं मानता हूं कि एक क्षेत्र है जो अब तक थोड़ा सा उपेक्षित रहा। बहुत बड़ी बात है, यानी ये भी एक तरह का आर्टिजन्स कुंभ हो गया, एक तरीके का। सही बात है, इसीलिए वाराणसी को चुना इसलिए आपने वाराणसी को चुना है ताकि वहाँ आर्टिजन्स कुंभ हो सके। एक और बात जो आपने कही कि जो भारत को जानने के बारे में आप एक और पाठ्यक्रम बनाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात भी समझ में आती है कि भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसका आधुनिक भाषा में कहें तो टीज़र देना चाहते हैं कि जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो और अंदर तक जाए, डीप में जाए। और अगर इसका समन्वय उन संस्थाओं या उन विश्वविद्यालयों के साथ भी हो जाए कि जिसे डिटेल में पढ़ना है वो जाकर, मान लीजिए कि अगर इंडोलॉजी पढ़ना है तो वो जाकर वाराणसी में पढ़ सकता है, या आर्ट पढ़ना है तो वो कला संगीत विश्वविद्यालय में, ऐसा भी कुछ उसका मॉडल बन सकता है। लेकिन ये जो नो इंडिया कोर्स जो आप भारत को जानने के बारे में जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं, ये भी पहली बार ही ऐसा हो रहा है? पहली बार हो रहा है, मतलब इतने स्ट्रक्चर्ड पद्धति से। क्या है कि हमारे 37 केंद्र है, और उसमें कभी हिंदी भाषा का, या कभी संस्कृत का, या कभी हमारे नृत्य का, या तबला सिखाने का, या भारतीय शास्त्रीय संगीत, ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं। शिक्षक भी जाते हैं, योग शिक्षक भी बड़ी मात्रा में जाते हैं, और बड़ा अच्छे तरीके से वो काम चलता है। मगर उसको कहीं भी एक औपचारिक रचना में डाला नहीं गया है, स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए जिसको जो आया वो पढ़ाया, अच्छा ही है। अभी उसको पढ़ने वाला भी जानता नहीं तो उसको जो मिला वो अच्छा ही मिला, ऐसा वो मानेगा। तो अभी हमने उसको थोड़ा फॉर्मलाइज करने की दृष्टि से सोच बनाई है, और एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया प्रोग्राम जिसमें, जैसे अभी भारत की डेमोक्रेसी, क्या ये हमारे ये संस्कृति का अभिन्न अंग नहीं है? निश्चित बिल्कुल है। जनतांत्रिक परंपराएं ये हमारी लोक परंपराओं का अंग है। ये कोई ब्रिटिशों के कारण हम जनतंत्र थोड़े ही ना बने।
पंचायती राज सिस्टम यहाँ तो पहले से थी। पहले से पांचामुखी परमेश्वर, ऐसा मराठी में एक कहावत है। इसका मतलब ही यही है कि जब 5 व्यक्ति एक दिशा में सोचते हैं, एक विषय पर बहुमत से निर्णय लेते हैं, तो वो भगवान का निर्णय माना जाता है। ये सोच है हमारी। तो डेमोक्रेसी के बारे में हम क्यों नहीं चर्चा करते? कल्चर के संदर्भ में करनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक प्रथमतः स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है। हम एक आध्यात्मिक जनतंत्र है, उसके बाद हम राजनीतिक जनतंत्र बने। और अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के भाषणों में जिसका हमेशा जिक्र आया है, हमें एक सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की ओर आगे बढ़ना है। मगर जनतांत्रिक परंपराओं के बारे में हम बोलते ही नहीं। ये विदेश में ना डेमोक्रेसी का आकलन बनाने वाले पीठ है, कोई थिंक टैंक्स है, वो डेमोक्रेसी मैपिंग करते हैं, डेमोक्रेसी इवैल्यूएशन। उसमें भारत को हाइटी के बाद डालते हैं। मैंने एक बार किसी विशेषज्ञ को बोला कि एच के बाद आय आता है, इसलिए आपने डाला होगा शायद। हम इतने ऐसे, हमारी जनतंत्र की कितनी प्रबल हमारी विरासत है, मगर उसका आकलन ही नहीं है, क्योंकि कभी हम बोले ही नहीं। अभी ICCR ने एक धारणा बनाई कि डिलीवरिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया, इसमें क्या क्या हो रहा है। हमने विश्व के 8 जगह जाकर सेमिनार्स किए। तो ये सारे विषय, हमारी जनतांत्रिक परंपराएं, हमारा अध्यात्म, हमारी पहचान, हमारा इतिहास, हमारी प्राचीनता, वर्तमान में भी गवर्नेंस में हम जो काम कर रहे हैं वो, और भविष्य की हमारी जो दृष्टि है वो, इन सब का एक समेकित आकलन हो, ताकि ये जो सपेरों का देश वाला जो एक परसेप्शन है, उससे कहीं बाहर लोगों को आने का एक रास्ता मिले। आज ये रास्ता विश्वविद्यालय दे नहीं पाते। इंडोलॉजी का ही कोर्स करना पड़ेगा क्या? मुझे उतनी आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल भारत का एक सम्यक आकलन चाहिए। कौन देगा? तो कोई नहीं देगा। अब ये अवस्था नहीं रहेगी जब हम ये 30 दिनों का कोर्स भारतीय सामाजिक विज्ञान परिषद जो है, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, उनके साथ मिलकर हम इसको करने वाले हैं। उन्होंने लगभग सैद्धांतिक दृष्टि से उसको स्वीकार किया है। ये बहुत अच्छी बात है। अभी आपने जिक्र किया कि आपके जो 37 केंद्र हैं पूरे विश्व में, जहाँ पर ICCR अपनी अपनी गतिविधियों का काम करते हैं, मुझे एकदम स्मरण होता है कि चाइना ने कैसे अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। तो उन्होंने पूरे विश्व में कन्फ्यूशियस सेंटर्स खोले और वहाँ पर चाइना की संस्कृति, चाइना की परंपरा और ये सारी चीज़ों को पहुँचाया, और काफ़ी उसके रिसोर्सेज भी दिए। ये जो 37 केंद्र आपके हैं, या उसमें कभी आप सोचते हैं कि कुछ वृद्धि भी हो सकती है, या जैसा भी, क्या इनको भविष्य में ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं कि ये भारत केंद्र बने? यानी ये एक तरह से भारत की जो भारत बोध या आइडिया ऑफ इंडिया, सेंटर फॉर आइडिया ऑफ इंडिया या सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम, या जो भी, जहाँ पर आपको भारत की एक समग्र जानकारी प्राप्त हो सके। कोई व्यक्ति वहाँ जाकर पाठ्यक्रम करना चाहे, कोई लाइब्रेरी है तो रिसोर्स है, रेफरेंस वहाँ से लेना चाहे, ऐसा कुछ भी ICCR सोचता है? मूलतः सोच लगभग इसी पद्धति की थी, बाद में वो विकसित नहीं हो पाई किसी कारणवश। अभी विश्व भर के कई केंद्रों को पहले से नेहरू सेंटर या गांधी सेंटर या टैगोर सेंटर के रूप में जाना जाता था। जिनके पहले से नाम थे वो तो बरकरार है। बाकी सारे केंद्रों को हमने स्वामी विवेकानंद केंद्र नाम दिया है जी। और ये अभी भारत की पहचान बन गए हैं। वहाँ पर ये कोर्सेज भी हम चलाते हैं, वहाँ पर बाकी भी गतिविधियाँ करते हैं, मगर हमें समन्वित प्रयास के लिए और भी कुछ करना चाहिए। जैसे भारत में कई पर्यटक आते हैं, संख्या कम है मगर भी आते हैं। अभी मैं कजाकिस्तान गया था, वहाँ से एक प्राइवेट विमान से लोग गोवा जाते हैं। अभी मान लीजिए 1 लाख लोग गोवा आते होंगे साल भर में, तो कम से कम उसमें से 1000 लोगों को तो गोवा के जो समुंदर के किनारे है और बाकी जो सुंदरता है उससे अधिक भारत के प्रति जानने की आकांक्षा हो सकती है ना। 1 लाख में 1000 में तो बहुत कम कह रहा हूँ, अधिक भी हो सकती है। मगर उन 1000 लोगों को गोवा के वास्तव्य में कुछ अगर जानने की इच्छा है तो उनको कौन बताएगा। हम टूरिज्म मंत्रालय के साथ बात कर रहे हैं कि क्या हम इन टूरिस्टों के लिए भी एक भारत बोध कोई कोर्स चला सकते हैं। बहुत अच्छी बात। भाई छोटा होगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि हम तो एंजॉय करने के लिए आते हैं, उसमें ये क्या बोरिंग लगा दिया। मगर भारत को जानना कभी भी बोरिंग नहीं हो सकता, पहली बात ये है। और हम उसको थोड़ा आसान तरीके से समझाएंगे, अनुभव के आधार पर समझाएंगे। देखिए, भारत में जो आता है भारत का बन जाता है। आपने देखा होगा कि बिल क्लिंटन यहाँ पर आए, बाद में ओबामा आए, और भारत में आने के बाद, भारत अनुभव करने के बाद उनकी भारत के प्रति धारणाओं में
आमूलचूल परिवर्तन आया। जी। तो भारत ये केवल वेबसाइट देखने से, किताबें पढ़ने से समझ में आने वाली विषय वस्तु नहीं है। इंडिया इज एन एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया। और इसलिए ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग के भी कुछ न कुछ दायरे हमें प्रस्तुत करने पड़ेंगे। हम एक योजना पर काम कर रहे हैं, पता नहीं कब कैसे सफल होगी, मगर अभी मान लीजिए आप यूके का उदाहरण लीजिए, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहाँ पर वॉर्टन स्कूल है, ऐसे जो बड़े बड़े विद्यालय हैं, वहाँ पर पढ़ने वाला और उसमें पहले 5 अंक में आने वाला कोई भी छात्र या तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जाने वाला है, यूनाइटेड नेशंस में जाने वाला है, वर्ल्ड बैंक का कुछ बनने वाला है, या उस देश में कुछ करने वाला है। तो उसको भारत कल्पना देना ये हमारा दायित्व है, तब हमें लाभ होगा। तो हमने ऐसा सोचा है कि ऐसे बड़े बड़े विद्यालयों के प्रमुख जो रैंक होल्डर्स हैं, ऐसे 5-10 छात्रों को हम भारत में लाएंगे और उनको 10 दिन का भारत अनुभव अध्ययन कार्यक्रम देंगे, जिसमें वो घरों में भी रहेंगे 2 दिन, भारतीय परिवार में रहेंगे, एक आध ग्रामीण अंचल देखेंगे और यहाँ से वापस जाएंगे, तो उनकी इंडिया लिटरेसी बढ़ी होगी। हमने उन देशों को कहा है कि ऐसे ही हम भारत के छात्र भेजेंगे। यही तो विश्व बंधुता है ना, एक दूसरे को हम जानते ही नहीं, ये अवस्था कम होनी चाहिए। और कई ये पुराने सोवियत रूस के जो अंग थे देश, वहाँ पर जाने का जिन जिन को प्रसंग आया, आप भी गए होंगे, तो मैं जब कजाकिस्तान गया, उन्होंने मुझे म्यूजियम दिखाया, वो भारत की जो प्राचीन जीवन शैली है उससे पूरा मेल खाने वाला वहाँ का जीवन चिंतन है, वहाँ की जीवन शैली है। अभी ये जो है, मतलब भारतीय संस्कृति का एक दृष्टि से ये फैलाव था उस जमाने में हुआ। हम अफगानिस्तान गए थे एक बार, तो हम बड़े अचंभित हो गए, जब जब हम जाते थे तो भारतीय व्यक्ति और पाकिस्तानी व्यक्ति दिखने में तो एक ही लगता है। तो वो अटकाव करते थे, बड़ी आर्मी और सारा पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था, तो उनको संदेह होता था कि ये पाकिस्तान से। जब हम बोलते हैं कि नहीं नहीं भारत से, ओ हिंद, ऐसा करके वो सामने से सलाम करते थे। ये भारत के प्रति सदिच्छा है, ये गुडविल है, हमने उसके ऊपर बिल्ड ही किया नहीं, दुर्भाग्यवश। और ये बिल्डअप करने का काम एक और ज्ञान के मार्ग से होना चाहिए, और ज्ञान की धारा हम अनुभव के आधार पर और तगड़ी बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। इसलिए ये भी एक कार्यक्रम मैं मानता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आगे बढ़ाने में हम सफल होंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही कि भारत के जो ज्ञान का मार्ग है, भारत की जो संस्कृति का मार्ग है, इससे ही पूरे विश्व में भारत की छवि, भारत के बारे में जो परसेप्शन है वो बदलेगा, सुदृढ़ होगा और अधिक उज्जवल होगा। ये बहुत सुंदर शब्द हैं। और आपने ये भी कहा कि भारत एक वेबसाइट नहीं है, भारत एक अनुभव है, जो भारत में आकर या भारत के बारे में जानकर ही समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें विनय सहस्रबुद्धे जी ने आज हमारे साथ की। आज हमने उनके माध्यम से जाना कि संस्कृति का उनका दृष्टिकोण क्या है, परसेप्शन क्या है, भारत की छवि विदेशों में, भारत की छवि पूरे विश्व में कैसे सांस्कृतिक दृष्टि से उज्जवल हो, कैसे सांस्कृतिक दृष्टि से वो उत्तरोत्तर प्रकाशमान हो, एनलाइटेंड हो, इसके बारे में उनके मन में क्या योजनाएं हैं बहुत अच्छी तरह जाना। यही कह सकते हैं उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है उसको सार्थक करने का प्रयास विनय सहस्रबुद्धे जी कर रहे हैं। आप आज हमारे बीच आए, आपने इतनी देर हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।